गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का योजना एस के प्लेटफॉर्म पे। आज शायद आप लोगों की पहली क्लास शुरू हो रही है हिस्ट्री एनसीईआरटी की। एक सेकंड। एकदम मिनट देख लेते हैं, कुछ लोग ज्वाइन हो जाए तो क्लास शुरू करेंगे। आज हिस्ट्री एनसीईआरटी की क्लास शुरू हो रही है। हम लोग का एक नया प्लान है कि हम लोग एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर कराएं, जिसमें क्लास 6 to 12 तक की एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी और उसी के तहत बात किया जाएगा। एक दो सेकंड और वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का योजना इसके प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि हम लोग यहाँ पे एक नया प्लान लेकर के आए हैं। जो एनसीईआरटी हिस्ट्री हम लोग यहाँ शुरू करेंगे और क्लास 6 to 12 तक की एनसीईआरटी हम लोग यहाँ पे कवर कराया जाएगा आप लोगों को। तो इसमें एक चीज, जैसे अगर हम इसकी शुरुआत करें, जैसे आज की क्लास की, आज हमारी ये पहली क्लास है, तो इस पे जैसे कि हमारा जो प्लान है हम जो करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 6, 7th, 8th, 11th और 12th, ये जो क्लास की एनसीईआरटी है, ये आपका 6, 7th, 8th, 11th और 12th की, ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम पढ़ेंगे तो इन क्लास की एनसीईआरटीओ को कक्षा 6, 7, 8, 11 और 12, 6, 7, 8, 11, 12, ये जो आपको इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्री एग्जाम के लिए। अब रही बात क्लास 9th एंड 10th की एनसीईआरटी की, तो 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है ये वर्ल्ड हिस्ट्री की है। वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, जो कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री जीएस मेंस के लिए है। अब प्रीलिम्स में इसका कोई योगदान नहीं है 9th और 10th का। तो हम लोग इसका शुरुआती जो क्रम करेंगे, जैसे पढ़ेंगे तो छठी का 7वीं, 8वीं, 11th और 12th, यानी 6, 7, 8,
11th और 12th का। एनसीईआरटी हम लोग इस तरीके से कवर करेंगे। और इस पे क्या होगा कि आज जो बेसिकली आज जैसे हमारी पहली क्लास है, तो इसमें हम आज पहले ओवरऑल जो जैसे हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री के सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है यूपीएससी के लिए और बेसिकली जीएस के लिए, तो हम देखेंगे किसमें क्या क्या चीजें हैं और किसमें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, तो पहले हम आज डिस्कस करेंगे सिलेबस की, यूपीएससी जीएस के सिलेबस में हिस्ट्री में हमें क्या क्या चीजें देखनी है, एनसीईआरटी के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से प्रश्न आते हैं वो। अदरवाइज ये जो प्लान है, इस प्लान में तो हम जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कौन कौन सी, क्लास 6 की, 7th की, 8th की, 11th की और 12th की, जो कि यूपीएससी प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वो वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, और वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बताओ। अभी हम पहले छठी, सातवीं, आठवीं, 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो शुरुआत होगी। तो ये शुरू करने के पहले हम समझेंगे क्या जीएस का सिलेबस, कि क्या है यूपीएससी, और पूरे जीएस का नहीं, यूपीएससी के जीएस का हिस्ट्री की एनसीईआरटी, या इसमें से कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। पढ़ेंगे तो हम भले छठी, सातवीं, आठवीं, 11वीं, 12वीं, लेकिन कौन से एरिया से प्रश्न आते हैं, किस पे आपको आगे चल करके ज्यादा फोकस करना है, किन्हीं एरिया से प्रश्न आते हैं उन्हीं को सॉल्व करना है। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने का जो तरीका है वो स्मार्ट स्ट्रेटजी का तरीका है। ऐसा नहीं कि एक ही विषय की 10 बुक पढ़नी है, आपको एक ही किताब को 10 बार पढ़ना है। ठीक है, 10 राइटर्स की बुक आपको नहीं पढ़नी, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको शुरू करेंगे। और आज अगर सिलेबस की बात करें तो चलते हैं पहले इस पे देखेंगे कि एक्चुअली बेसिकली सिलेबस नहीं, हम इस सिलेबस में टॉपिक को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि छठी, सातवीं, आठवीं, 11वीं, 12वीं इसकी एनसीईआरटी तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इन सारे में से जैसे हमें क्या है कि प्रीलिम्स में अगर आता है, तो मान ले लीजिए आता है प्राचीन भारत, एंशियंट इंडिया, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का इतिहास, यही तीनों आपके प्रीलिम्स में आते हैं, प्री एग्जाम में। ठीक है, और इसमें से एंशियंट और मिडिवल के जिन जिन टॉपिक से प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, सारे टॉपिक उतने कवर नहीं करने, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है जहां से प्रश्न आते हैं वह वही पढ़ेंगे। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया इनके आर्ट और कल्चर का हो जाता है, क्योंकि आर्ट और कल्चर यानी कला और संस्कृति का जो पार्ट है वहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैसेज आया था, आपका नाम शायद अनाम है, अनाम, आपके पास आपके टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे मैसेज आया था कि आज से क्लासेस शुरू है, उसमें जितने भी बच्चे हैं सभी लोगों के पास इंफॉर्मेशन आई थी, और आपको आवाज और स्लाइड वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीच बीच में आप आज बेसिकली हम लोग पहले सिलेबस पे बात करेंगे, और फिर कल से हमारा पहला चैप्टर क्लास 6 का शुरू होगा, उसको हम लोग फिर डिस्कस करते हुए समझते हुए चलेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आप लोगों से भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री का अगर मैं सिलेबस या कुछ चीजों में उस सिलेबस में भी आपको इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, आपको इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग देखते हुए अगर चले, तो देखिए मैंने बताया कि छठी, सातवीं, आठवीं की पढ़नी है वो अलग चीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी है वो 11th एंड 12th की एनसीईआरटी है। कक्षा 11 और 12 की जो एनसीईआरटी है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया की, ये एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे ज्यादा फोकस करना है। जैसे छठी, सातवीं, आठवीं तो हम अभी पढ़ेंगे,
11वीं 12वीं भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप उसके बाद अगर तैयारी के क्रम में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ने के अगर किसी एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको पढ़ना होगा 11th और 12th की एनसीईआरटी। ठीक है, 11th की एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा, राम शरण शर्मा जी की आती है, और ये आपका एंशिएंट इंडिया के लिए, प्राचीन भारत के लिए, और एक हरिश्चंद्र वर्मा की आती है ऐसे ही मिडिवल इंडिया के लिए, और बिपिन चंद्रा की आती है क्लास 12th के लिए। तो ये सब सारी चीजें आपको, जिसको ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ना है, रिवीजन पे रिवीजन करना है, जो आपको यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जहां से ये, क्योंकि मान लीजिए छठी सातवीं आठवीं पढ़ेंगे तो एक बेस तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्रश्न और सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो 11वीं और 12वीं के एनसीईआरटी से ही होगी। तो बेसिकली आपको आज मैं बताऊंगा कि 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, और इस एरिया से कौन से टॉपिक पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करने हैं, या कौन से टॉपिक पे हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, जहां से प्रश्न आएंगे। ठीक है, वो पढ़ेंगे तो अभी भी मैं कह रहा हूँ छठी सातवीं आठवीं भी पढ़ेंगे, और इन एनसीईआरटी में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम इस पे भी मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। आप लोग उसको साथ में कॉपी कलम रखेंगे, जब कल से पहला चैप्टर शुरू होगा तो टॉपिक वाइज आप उसमें लिखते हुए चलेंगे कि क्या क्या इसमें पॉइंट आपको राइट डाउन करना है, वो मैं बताते चलूंगा। क्लास के बाद फिर आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप उससे एनसीईआरटी का मतलब जब पूरी एक कक्षा की खत्म हो जाएगी, अगर आपके पास होगा तो ठीक है, या पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो उस तरीके से करके फिर मैं उस पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आपको देखना है, क्या करते हुए, देखते हुए, समझाते हुए चलूंगा। और तो चले भी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है 11th 12th, उसमें जो मेनली सिलेबस है, कौन सा टॉपिक है, अगर वैसे क्लास के बाद एक पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अगर राइट डाउन करना होगा तो आप कर लेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें प्राचीन भारत का इतिहास, तो जो एंशिएंट इंडिया है, इसकी जो एनसीईआरटी है, वो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि 11th क्लास की एनसीईआरटी है आर.एस. शर्मा की, रामशरण शर्मा जी की। इस एनसीईआरटी को 11th वाला पढ़ना है। बाकी जो आपका 6, जो कल से हम शुरू करेंगे 6 का, 6 कंप्लीट होने के बाद 7th, फिर 8th, ये जो क्लासेज हैं, इनका है, इनका नाम है हमारे अतीत, हमारे अतीत। 6 वाले का हमारे अतीत पार्ट 1, 7th वाले का हमारे अतीत पार्ट 2, और 8th वाले का हमारे अतीत पार्ट 3। तो इस तरीके से हम इनको तो कवर करेंगे ही करेंगे, इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़ेंगे ही, क्योंकि यहाँ जो पढ़ेंगे उसमें से बहुत सारी चीजें आपको यहाँ 11th और 12th के एनसीईआरटी में दोबारा आएंगी ही आएंगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, 11th और 12th की एनसीईआरटी है, इस पे हमें बार बार फोकस करना है, हर बार उसी पे फोकस करना है। ठीक है, और बाकी बेसिकली 6, 7, 8 की कल से शुरुआत होगी। तो अगर मैं बात करूं आपको, अगर ये है इंडेक्स किसका, 11th की जो एनसीईआरटी है रामशरण शर्मा वाली, उसका ये इंडेक्स है, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे इस पे से किस किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं, हम उस टॉपिक पे अगर बात करेंगे। आपको स्लाइड शो कर रहा है ना, स्लाइड में कोई दिक्कत तो नहीं है, छोटा तो नहीं है ज्यादा? तो अगर हम इसके इंडेक्स की बात करेंगे तो इस पे कैसे करेंगे, इसमें हमें किस किस पे ध्यान देना है। तो ये जो जैसे ये टॉपिक है आप लोगों के कि प्राचीन भारत का इतिहास का महत्व, जैसे प्राचीन भारत के इतिहास के महत्व की बात है, ये सब अनेकता में एकता, वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता, ये सब जो चीजें छठी सातवीं आठवीं के एनसीईआरटी में ये सब कवर हो जाएंगी। तो हमें जैसे पहला टॉपिक है, ये ध्यान रखेंगे, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, और ये प्राचीन भारत के इतिहास की, एंशिएंट इंडिया की, आर.एस. शर्मा इसके राइटर हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 11th 12th में इसलिए बता रहा हूँ कि इन चैप्टर्स पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ये सब प्रश्न आएंगे। अदरवाइज 6, 7, 8 तो कल से जो शुरू होगी, छठे क्लास के का पहला चैप्टर, वहां से देखेंगे। तो ये हो गया, ये दूसरा टॉपिक हो गया, तीसरे टॉपिक ये सब भौगोलिक ढांचा वगैरह हो गया, पारिस्थितिकी पर्यावरण कैसा था, भाषाई ढांचा कैसा हो गया, ये सब, मानव के उद्भव का विकास कैसे हो गया, ये सब सारी चीजें हम लोग छठी सातवीं और आठवीं के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। लेकिन ये आपको इतिहास का बेसिक समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक समझने के लिए। और ये आपको इतिहास पढ़ना, जिन लोगों को जीएस के लिए इतिहास को पढ़ना है, उनके बेसिक समझने के लिए है। यहाँ से प्रश्न बहुत ही कम आते हैं या ना के बराबर आते हैं जीएस में,
लेकिन अगर आपका वैकल्पिक विषय अगर हिस्ट्री है, ऑप्शनल पेपर जो चुनना होता है, अगर वह हिस्ट्री है, तब इन टॉपिक को ध्यान देना होगा, तब मेंस में इससे प्रश्न आएंगे। जिन लोगों का इतिहास ऑप्शनल है, लेकिन जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, केवल अगर केवल जीएस के लिए पढ़ा जा रहा है, इन टॉपिकों को अपने पास बेसिक जानकारी के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते, इनफैक्ट नहीं ही आते हैं, ठीक है। तो इन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वो कौन सा टॉपिक है, वो आपका यहां से शुरू होता है, ये हड़प्पा सभ्यता। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंधु सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये जब हम लोग पढ़ेंगे तो 11th 12th में आएगा, अदरवाइज 6th 7th 8th में भी कुछ एक चीजें होंगी, लेकिन डिटेल जो है, यानी कॉन्सेप्चुअल और जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो यहाँ से 11th क्लास की एनसीईआरटी है। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, हम लोग पढ़ेंगे तो जरूर 6th 7th 8th, लेकिन यहाँ आपको बेसिक समझ के लिए ये जरूरी है, इससे आपकी बेसिक समझ बनेगी। प्रश्न कहाँ से आएंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह आपको 11th एंड 12th की एनसीईआरटी फोकस करके और बार बार पढ़नी पड़ेगी। तो जो 11th का जो एंशिएंट का पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से प्रश्न आते हैं, वो है हड़प्पा संस्कृति, या इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, तो इसमें क्या क्या चीजें हुआ, इसका भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ, पशुपालन क्या कैसा था, उन लोगों को कौन कौन से टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, वो लोग पूजा किसकी करते थे, कौन सी लिपि उनके पास थी, मोहरें कैसी थी, ये सब सारी चीजें, और इनका नगरीय व्यवस्था कैसी थी, इनका पतन क्यों हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब सारे पॉइंट्स पे कॉन्सेप्ट के तहत डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपको पता चलेगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्या है, कहां से प्रश्न आएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आर्यों की पहचान बस पढ़ेंगे। ये भी आर्यों की पहचान केवल कॉन्सेप्ट के लिए, यानी समझ के लिए पढ़ेंगे इसमें 11th वाले में। और बाकी ये 12th इंपॉर्टेंट है, ये 12th चैप्टर ऋग वैदिक युग, मतलब वैदिक काल के समय में आएंगे, तो उस समय 12th और ये 13 ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। वैदिक काल में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे वो प्री एग्जाम हो, प्रारंभिक परीक्षा हो, या आपका मेंस का एग्जाम हो। अगर प्रश्न आएंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता से, या वैदिक पीरियड या वैदिक काल से आएंगे। ये दो तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हम प्राचीन भारत में करें, जिसमें हमें फोकस करना है, जहां से सवाल आता है, ये इंपॉर्टेंट धर्म में जैन और बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे, कि बौद्ध धर्म का उद्भव कैसा हुआ, जैन धर्म का उद्भव कैसे हुआ, महावीर स्वामी कौन थे, जैन संप्रदाय के सिद्धांत क्या थे, और बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, महात्मा बुद्ध कौन थे, उनके बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी, बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण था, उसका महत्व, प्रभाव वगैरह, ये सब कुछ ऐसे करते हुए। इसी तरीके से जैसे वैदिक काल में उन लोगों का कबीला के कैसा था, उन लोगों का समाज कैसा था, उन लोग की व्यवस्थाएं कैसी थी, उस समय क्या परिवार क्या था, उन लोग किस तरीके के मितभांड यूज करते थे, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक संगठन कैसा था, सामाजिक संगठन कैसा था, कौन से देवता की पूजा करते थे, ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वैदिक पीरियड में। तो ये सारी चीजें हम लोग उस समय के लिए देखेंगे। और ये बाकी जहां से मतलब प्रश्न आते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि यूपीएससी क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है ना, इसलिए इन टॉपिकों पे हमें ज्यादा फोकस करना होगा। उसके बाद फिर आएंगे मगध उगध, ठीक है, इसको अपने नॉलेज के लिए ध्यान में रखेंगे, ये बारी आक्रमण वगैरह, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि जब बुद्ध पीरियड चल रहा था, बुद्ध का जब काल था, तो बुद्ध काल में वहां का राज्य और वहां की का वर्ण और समाज कैसा था, कैसी वहां की अर्थव्यवस्था थी, प्रशासन पद्धति क्या थी, सेना वगैरह, ये सब सामाजिक वर्गीकरण कैसा था, वहां की विधि व्यवस्था क्या थी बौद्धिक काल में, जब महात्मा बुद्ध हुए थे उस समय के टाइप पीरियड में। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मौर्य युग। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना, अशोक महान के बारे में पढ़ना, सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध जो लड़ा गया, और उस समय का इतिहास वगैरह, और अशोक का हमारे भारतीय इतिहास में क्या स्थान रहा है, इसको जानना और समझना प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मौर्य समाज का महत्व पढ़ेंगे, उसमें मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मौर्य शासन का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसा था, कला वास्तुकला की उस समय की कैसी थी, ठीक है, समाज धर्म वगैरह कैसा था, क्या क्या चीजें हुई, मौर्य शासन में जो बौद्ध धर्म था वो कहां तक पहुंचा, क्या क्या चीजें हुई, ये सब सारी बातें डिटेल से हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे।
ठीक है, जब 11th to 12th में आएंगे, मतलब बेसिकली यूपीएससी के लिए जब जीएस की बात होगी अदर एनसीईआरटी के अदर जाकर के, तो इन सारे चीजों पे फोकस ही करना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले दिन सिलेबस जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा मध्य एशिया से संपर्क में, तो ये भी अपने नॉलेज के लिए बस थोड़ा सा कुषाण वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे, क्या कैसे एक्चुअली बेसिकली ये आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसमें मृदभान कैसी थी उस समय की, गांधार और मथुरा शैली के बारे में, इनका साहित्य विद्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस समय कैसी थी, तो ये सब हमारे कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि जीएस फर्स्ट पेपर में ही पढ़ना है। और कल्चर क्या होता है, कला और संस्कृति, ये हमारे प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास में ही ये सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, फिर सातवाहन के समय का वही सामाजिक आर्थिक ढांचा, थोड़ा सा इसको भी देखेंगे, यहाँ से भी कभी कभार आते हैं। फिर दक्षिण भारत के इतिहास की बात करेंगे, तो ये भी आपके कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कला और संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसा हुआ, क्या ब्राह्मण संस्कृति, भाषा, संगम साहित्य इंपॉर्टेंट है, और संगम साहित्य करंट इश्यूज में भी आते हैं, तो ये सब जुड़ा हुआ। उस समय का शिल्प कला कैसा था, व्यापार व्यवस्थाएं कैसी थी, नगरों का विकास उस समय कैसा हुआ, तो ये सब आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट, और ये सब चैप्टर से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, आप इसको प्राचीन भारत का इतिहास कह लें या कला व संस्कृति कह लें, यहाँ से आपको आना ही आना है, यहाँ से पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका गुप्त साम्राज्य, जो हम लोग देखेंगे कि इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ये सब सारी बातें। उसके बाद फिर गुप्तकालीन जीवन कैसा था, मतलब कैसी उनकी प्रशासन पद्धति थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि कैसी थी, वहां की सामाजिक गतिविधियां कैसी थी, और इस काल में बौद्ध धर्म किस अवस्था में था। इसी समय भागवत संप्रदाय का उद्भव हुआ, उसकी विकास, फिर कलाएं, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी गुप्त काल की बहुत ही फेमस थी, जो आपके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, कला व संस्कृति से संबंधित है, जो कि यह इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान में रखेंगे। इसी क्रमिक इतिहास में जब हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए जब हम लोग छठी सातवीं आठवीं की भी जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वहां पर अगर ये सब सारी चीजें होंगी तो कोरिलेट करना, वहां पर उनको की पॉइंट लिखते हुए इंपॉर्टेंट समझते हुए चलना वहां भी जरूरी है। बाकी 11th में तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूर्वी सभ्यता वगैरह ऐसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हर्ष और उसका काल, थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, क्या है इसके समय में, बेसिकली बौद्ध धर्म और नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह की बात, क्योंकि ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जिसको मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न अगर प्रश्न बनेंगे तो इन्हीं चैप्टर से ही बनते हैं यूपीएससी में, और बनने की संभावनाएं रहती है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और फिर दक्षिण भारत में देखेंगे कि कौन कौन से नए राज्य, जैसे पल्लव, चालुक्य वगैरह, उनके मंदिर वगैरह हो गए, कैसा था, ये सब सारी चीजें देखेंगे। तो ये सब यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। बाकी दर्शन का विकास वगैरह उतना ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा इसको पढ़ने के समझ से हम लोग देख लेंगे कि दर्शन का विकास कैसा था, अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये सब सारी चीजें हम लोग, ये पूरा हम लोग जो देखेंगे, ये किसमें देखेंगे, ये एंशिएंट इंडिया में देखेंगे। और बाकी ये सब अपने कॉन्सेप्ट के लिए, बाकी यहाँ से उतना ज्यादा प्रश्न नहीं आते। लेकिन अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, अगर आपका वैकल्पिक विषय हिस्ट्री रहेगा, तो ये सब टॉपिक भी आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन हिस्ट्री जीएस के लिए आपको इतने ही एंशिएंट इंडिया से जिसको जिसको मैंने इंपॉर्टेंट में बताया, इन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है। ये सारी चीजें जो 11th की है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारी पढ़नी है, 6 7 8 11th और 12th, जो फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा जहां से प्रश्न आते हैं 11th 12th, तो ये ध्यान में रखना है। इसलिए मैं आपको ये मेन कोर्स सिलेबस इसलिए बता रहा हूँ कि पहले दिन सिलेबस में ही बात होती है, इसलिए। उसके बाद क्योंकि क्लास के बीच बीच में तो जब टॉपिक शुरू हो जाएगा, तो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो हम लोग बात करेंगे। अब अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करें, तो मिडिवल हिस्ट्री में अगर इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम लोग इसमें चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। और उत्तर भारत में 3 साम्राज्यों का काल था 8वीं से 10वीं सदी तक, ये थोड़ा सा देख लेंगे बेसिक जानकारी के लिए। चोल इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ये सब भी आपका आर्ट एंड कल्चर से इंपॉर्टेंट है। चोल, फिर इसका आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी उस समय चोलों के समय में, और धार्मिक विश्वास कैसा था, ये इंपॉर्टेंट है मिडिवल में।
उसके बाद मिडवल में आ जाएंगे सीधे सीधे, उसके बाद वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सीधे आ जाएंगे दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था, ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न आएंगे यहाँ से, और यहाँ से भी आपके आर्ट एंड कल्चर, वैसे भी यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर हिस्ट्री से बात करें तो मिडवल से बहुत ही कम प्रश्न आते हैं, या आते भी नहीं है, अगर कभी आया तो एक सवाल आया, अगर आया भी तो कल्चर से जोड़ करके आता है। इसलिए इन सब टॉपिकों को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बनेगा तो यहीं से बनेगा। उसके बाद ये 9वां चैप्टर इंपॉर्टेंट है, विजयनगर और बहमनियों का काल। ये भी आपका, ये भी 11th क्लास की ही एनसीईआरटी है मिडवल इंडिया की, ठीक है। तो ये विजयनगर और बहमनियों का क्या काल था, विजयनगर, बहमनी, और फिर जो पुर्तगालियों का आगमन हुआ, ये सब कुछ एक बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगी जो आपको मिडवल इंडिया में जानना पड़ेगा। उसके बाद एक 11वां चैप्टर इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भारत में सांस्कृतिक विकास, यानी ये आपके आर्ट एंड कल्चर के इंपॉर्टेंस है। आखिर में आपको इतने से ये बात समझ में आई होगी कि हिस्ट्री में आपका प्राचीन और मध्य भारत का जो एरिया है वो ज्यादातर आपके आर्ट एंड कल्चर से ही संबंधित है, कला और संस्कृति से ही संबंधित सारा का सारा पार्ट है। तो इसलिए बेसिकली इस पर ध्यान देना होता है। उसके बाद जो सबसे फिर इंपॉर्टेंट आ जाएंगे मुगल की स्थापना, और वो भी थोड़ा सा बाबर ओवर के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिर देखेंगे अकबर का जो टाइम पीरियड है, मुगल साम्राज्य कैसा था, अकबर के टाइम पे मुगल साम्राज्य कैसा रहा, कहाँ कहाँ से विकास किया, तो अकबर के पीरियड को पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, और जहां से अगर सवाल बनेगा। फिलिम्स में भले कम बनते हैं, लेकिन मेंस के एग्जाम में, मेंस में सवाल बनते हैं, वो भी इनके कल्चर से, इनकी सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से, कि कैसी कैसे भवने थे, कैसी इमारतें थी, कैसा प्रशासनिक व्यवस्था था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी, इनको जोड़ते हुए उस समय के टाइम पीरियड पे। फिर जो ये 14वां अध्याय है, दक्षिण भारत का इतिहास, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ेंगे। उस समय दक्षिण भारत की क्या स्थिति थी, जब मध्यकाल चल रहा था तो उस समय दक्षिण भारत की कैसी स्थिति थी, और यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मिडवल से हमें इतने पे फोकस करना है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मुगलों के अधीन, वही मैंने जो बताया ना कि आर्थिक और सामाजिक जीवन वगैरह कैसा था, उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां कैसी थी मुगलों की, तो ये सब सारे पॉइंट्स को हमको यहाँ से देखना होगा, जो कि इंपॉर्टेंट जहां से सवाल बनेंगे। और फिर मुगल काल का विघटन कैसे हुआ था, ये सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गए, कॉन्सेप्चुअल। तो ये सब देखेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये सब सारी चीजें कि उसकी मूल्यांकन और समीक्षा कैसे की जाएगी, कि मुगल काल कैसे अपने चरमोत्कर्ष पे था, कि फिर उसका विघटन कैसे हुआ, उसके विघटन के क्या कारण थे, ये सब सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। अब अगर हम अपने आधुनिक भारत के इतिहास के सिलेबस की बात करें, कि देखिए एंशिएंट और मिडवल का तो जो मैंने आपको बताया कि जो जो टॉपिक वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से प्रश्न आएंगे। लेकिन मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास की बात करेंगे, तो इस पे सारी चीजें का पहला टॉपिक, यानी कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि जो भी यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत में आई, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के ये आपका 1947, यानी भारत की स्वतंत्रता तक, भारत की स्वतंत्रता, और उसके बाद भी जब देश स्वतंत्र हो गया तो राज्यों का पुनर्गठन वगैरह हुए, कौन कौन सी नीतियां और पॉलिसियां चलाई गई, इन सब सारी बातों पे तो मॉडर्न इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा प्रश्न अगर जीएस के हिस्ट्री के सेक्शन से अगर फिल्म्स में आते हैं, तो आते हैं आपके मॉडर्न इंडिया से। इसमें तकरीबन तकरीबन प्रश्नों की संख्या जो होती है 14 से 15 प्रश्न मॉडर्न इंडिया से आएंगे, तो पूरे हिस्ट्री से मिला के। और अगर एंशिएंट और मिडिवल की बात करें तो कल्चर और एंशिएंट वगैरह मिला के तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक ऑन एन एवरेज रहता है, तकरीबन तकरीबन आप सोचें तो 15 से 20 क्वेश्चन का ऑन एन एवरेज रहता है प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक साल इतने ही इतने प्रश्न प्रीलिम्स में आएंगे ही आएंगे। तो एक बड़ा एरिया कवर करता है हिस्ट्री, इसलिए इन सब सारी चीजों को जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब मॉडर्न में कौन कौन सा, तो मैंने बताया कि ये तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। 18वीं सदी का भारत उस समय कैसा था, क्या थी भारत की स्थिति 18वीं सदी में, ठीक है। तो इस भारत की स्थिति कैसी थी उस समय, कौन कौन से राज्य थे, क्या क्या चीजें थी, और कहाँ कहाँ पे किसका किसका विकास हो रहा था, कौन कौन से राज्यों का। फिर भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेजों की विजय, भारत में यूरोपी कैसे आए, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली,
जो हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल से। पुर्तगाली, ठीक, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे फ्रांसीसी। एक दो कंपनियां और आई थी लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम भी याद रखने के लिए कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांस, PDEF ऐसे याद रखने के। फिर इनके बारे में डिटेल। तो ये मॉडर्न इंडिया तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से मैंने बताया कि यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न अगर फिल्म्स में कहीं से आते हैं तो मॉडर्न इंडिया से आते हैं। और ये जो मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी है, ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है। क्लास 12th की एनसीईआरटी है, आधुनिक भारत का इतिहास। वे और बिपिन चंद्रा भी इस पे लिखे हैं एक टेक्स्ट बुक्स, वो भी। तो इनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं, तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जब यूरोपीय आए तो ये सारे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी ये सब यूरोपीय थे, भारत में आए। फिर भारत में आए तो अंग्रेज भारत में कैसे विजय किए, ये लोग क्यों नहीं कर पाए, अंग्रेज ही विजय क्यों किए। अंग्रेज जब भारत में विजय किए तो फिर अब भारत में इन्होंने अपने साम्राज्य कैसे बैठाया, उस साम्राज्य स्थापना के बाद इन्होंने वहां पे कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसियां चलाई, आर्थिक नीति कौन सी थी, अंग्रेजों ने कैसा प्रशासनिक ढांचा भारत में उस समय रखा, उनका प्रशासनिक संगठन कैसा था, उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, कौन कौन सी सामाजिक और सांस्कृतिक पॉलिसी चलाई गई, ठीक है। उसके बाद फिर एक सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह होता है 1857 का विद्रोह, इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह 1857 का विद्रोह, जो आप लोग मंगल पांडे वगैरह पढ़ेंगे कि ये विद्रोह क्यों हुआ, क्या एक ही रीजन था या कौन कौन से रीजन थे, क्यों शुरू हुआ, क्यों असफल हुआ, और कौन कौन से पॉइंट परिणाम प्रभाव देखते हुए, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। फिर जब 1857 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेज शोषण कर रहे थे, उस वजह से हुआ। तो जब जब टॉपिक पढ़ेंगे उस समय। फिर जब विद्रोह के बाद 1858 के बाद कुछ प्रशासनिक चेंज किए गए, फिर ब्रिटेन के द्वारा कुछ चेंजेज हुए, तो कौन कौन से यहाँ पे परिवर्तन प्रशासनिक रूप से हुए और क्या क्या चीजें हुई, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की वजह से, जो हमेशा प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा और हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, कौन कौन से आर्थिक प्रभाव ये लोग किए, और जैसे भू राजस्व सुधार, धन का निष्कासन वगैरह, तो ये सब, और कृषि का वाणिज्यीकरण वगैरह इन्होंने किस तरीके से किया, ये सारा को कुछ हम लोग इसमें देखते हुए चलेंगे। उसके बाद फिर नए भारत का उदय, यानी राष्ट्रीय आंदोलन 1858 से लेकर के 1905 का, 1905 के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो क्यों किया था, क्या जरूरत थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब सारी चीजें 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, तो इसका प्रभाव वगैरह ये सब सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। 1858 से लेकर के पूरा 1905 तक के काल का, इस बीच में कौन कौन से सामाजिक धार्मिक सुधार हुए, कौन कौन सी पॉलिसी चलाई गई, कांग्रेस के बीच में स्थापना होती है, जो भी कांग्रेस पार्टी है उसी समय की ये संस्था है, 1885 में इसकी स्थापना होती है। तो क्या रीजन हुआ, किस वजह से कांग्रेस की स्थापना हुई, राष्ट्रीय आंदोलन में इसका कैसा योगदान रहा, इन सब सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ से फोकस करते हुए देखते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 1858 के बाद कौन कौन से, जैसे मैंने बताया कि सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए, जैसे सती प्रथा वगैरह वहां हटाई गई, सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाया गया, ठीक है, बाल विवाह पर रोक, विधवा विवाह शुरू किया गया, ठीक है। तो ये किसने किया, कौन सा अंग्रेज उस समय था, कौन सा कानून बनाया गया, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा राजा राम मोहन राय के बारे में, या स्वामी विवेकानंद के बारे में, हाँ, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, या बात करें दयानंद सरस्वती के बारे में। तो इन सभी समाज सुधारकों को, और भी इसके अलावा जो दक्षिण भारत में समाज सुधारक हुए, या और उन लोगों ने वहां पे कौन कौन सी चीजें की, या मुस्लिम समाज सुधारक कौन कौन से हुए, इन सब के बारे में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हम पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ये सारे टॉपिक्स मैं तो बता रहा हूँ कि मॉडर्न इंडिया पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ये सब 1905 तक का हुआ, उसके बाद फिर 1905 से लेकर के 1918 तक राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। राष्ट्रवादी आंदोलन यानी 1905 में जो बंगाल में विभाजन होता है, तो उस समय फिर देश में स्वदेशी आंदोलन की बात चलती है, राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद कैसे पनपा भारतीयों के बीच में, कैसे फिर आंदोलन की शुरुआत हुई, राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ 1918 तक के दौर में, ये सारी चीजें हम लोग फिर यहाँ पे देखेंगे।
उसके बाद फिर जब राष्ट्रवाद का विकास वगैरह हो गया, तो फिर जब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की चेतना जागृत हो गई, तो फिर स्वराज के लिए संघर्ष शुरू हुआ। तो स्वराज के संघर्ष में फिर हम लोग देखेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये स्वराज का संघर्ष, देश की आजादी के लिए संघर्ष लड़े गए। तो कैसे कैसे चीजें हुई, कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए, महात्मा गांधी ने क्या क्या किया, महात्मा गांधी भारत में कौन कौन सी चीजें की, जैसे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इनके प्रयोग, फिर असहयोग आंदोलन, असहयोग हो गया आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट सब आंदोलन है। इसके बाद भी बहुत सारे खिलाफत आंदोलन है, सब सारी चीजें। तो मतलब स्वराज के लिए जो भी संघर्ष हुए, जो भी आंदोलन चलाए गए, चाहे जनजातीय आंदोलन हो, चाहे कृषक आंदोलन हो, या देश की जनता ने किसी भी रूप में आंदोलन किया, और सबसे इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन, चाहे वो भगत सिंह द्वारा क्या किया गया, ये सब सारी बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या, अपने मॉडर्न इंडिया के इस 12th क्लास के एनसीईआरटी में। इन सारे चीजों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये बेसिकली हमने जो डिस्कस किया, ये डिस्कस किया हमने आज के सिलेबस के बारे में, कि क्या हमारा सिलेबस था, कैसे हमें इसे पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने बात की, वो क्या बात की थी, कि एक सेकेंड, ये जो आज हमने बात की, इसे बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया कि किस क्लास की एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस क्लास की एनसीईआरटी पे आपको फोकस करना है, और उस एनसीईआरटी में आपको कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, ये हमने ज्यादातर यहाँ पे बेसिकली आज पढ़ा है। तो इसमें मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया कि 11th और 12th की एनसीईआरटी है जो इम्पोर्टेंट है, और उसमें कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। 11th की जो राम शरण शर्मा जी की जो एनसीईआरटी है, जिसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्या क्या चीजें हैं वो। फिर मिडिवल इंडिया जो 11th की है, उस पर आपको कौन कौन सा टॉपिक फोकस करना है, और मॉडर्न इंडिया में आपको किस पे फोकस करना है, कहाँ से प्रश्न आएंगे, जो 12th की एनसीईआरटी है। आज जो बेसिकली यूपीएससी जीएस हिस्ट्री में आपको जिन टॉपिक पे सबसे ज्यादा कवर करना है, फोकस करना है, या हम जिस पे जहां से ज्यादा सवाल आएंगे वो, क्योंकि जब ये चैप्टर शुरू होगा तो उस समय इस पे फोकस करेंगे ही। और कल से जो क्लास यहाँ पे शुरू होगी, तो कल से जो बेसिकली एनसीईआरटी का बैच है, तो कल से हम यहाँ पे शुरू करेंगे 6ठी, 7वीं, 8वीं, 11th और 12th की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे। और कल से क्लास 6 की एनसीईआरटी शुरू होगी, जिसका नाम है हमारे अतीत पार्ट 1। तो हमारे अतीत के जो भी चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे करके। इस पे से आपको जब होगा तो आप एक कॉपी कलम लेकर जरूर पे बैठेंगे, क्योंकि इसमें क्लास 6 की है तो बहुत सारी बेसिक जानकारी होगी जिनका आपको कोई मतलब ही नहीं है। तो उन चीजों को नहीं, यहाँ पे इसमें भी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपको जानने होंगे, जो मैप में इसमें रहता है, मैप के थ्रू जो चीजें समझनी होंगी, भारत में कौन कहा, हमारे अतीत का मतलब ही क्या है, अतीत बीता हुआ। ठीक है, उस समय बीते हुए समय में लोग कैसे थे, कैसी उनकी सभ्यता थी, कैसी उनकी संस्कृति थी, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, किस तरीके से जीवन यापन चलता था, ये सब देखते हुए चलेंगे। और फिर 7वां भी है हमारा अतीत पार्ट 2, जब 6 पे फिनिश हो जाएगा तो 7th पढ़ेंगे हमारा अतीत पार्ट 2, फिर 8th पढ़ेंगे हमारा अतीत पार्ट 3। उसके बाद फिर 11th क्लास की दोनों एनसीईआरटी पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आप लोगों को आपको अभी बताया, प्राचीन भारत का और मध्यकालीन भारत का, ये 11th की एनसीईआरटी है। उसके बाद फिर आधुनिक भारत की एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास की, जो है कक्षा 12 की यानी 12th की। तो इस तरीके से हमारा क्रम होगा, पहले 6, 7th, 8th, 11th और 12th। और मैंने आप लोग, और ये हम लोग जो भी पढ़ेंगे प्री ज्यादा फोकस, क्योंकि बेस है, बेस मजबूत रहेगा तो चीजें क्लियर। प्री और मेंस दोनों के लिए, मेंस के आपके कॉन्सेप्ट भी समझाते हुए, और प्रीलिम्स के लिए कौन से फैक्ट पे आपको ध्यान देना है, ये फैक्ट बताते हुए भी कल से एक क्लास शुरू होगी। कल पहली क्लास हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का पहला चैप्टर, हमारा कब, क्यों और कहां, मतलब इस बुक का नाम है हमारे अतीत। इसका जो पहला चैप्टर है
कब क्यों कहाँ वो शुरू होगा और उसी अनुसार करेंगे। आपके पास पीडीएफ नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर लेंगे, नहीं भी डाउनलोड कर पाएंगे तो आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा इंस्टीट्यूट से इसका पीडीएफ। कल की क्लास के बाद मैं आज वाले का तो ये मैं जो सिलेबस बताया ये तो दे ही दूंगा। और बेसिकली ध्यान रखेंगे आज के क्लास में जो सिलेबस डिस्कस हुआ है वो 11th और बेसिकली 12th के एनसीईआरटी का हुआ है, क्योंकि इन्हीं सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करने हैं, यहीं से ज्यादा प्रश्न बनेंगे और यहीं से प्रश्न बनने की संभावना ही रहती है। इसलिए बाकी हम छठी सातवीं आठवीं एनसीईआरटी शुरू करेंगे कल से क्लास 6 की, और जिस अनुसार चलेगा वो एक एक टॉपिक करते हुए, और जैसे ही एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मान लो अगर पहला अध्याय समाप्त हो गया तो उस समाप्त होने के बाद फिर उस अध्याय का टेस्ट भी करेंगे उसके अगले दिन, वो भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी यहाँ पे दे देंगे हम लोग, उसका फिर क्वेश्चन आंसर के साथ डिस्कस करते हुए समझते हुए भी चलेंगे। एक चैप्टर कंप्लीट उसका टेस्ट, दूसरा कंप्लीट उसका टेस्ट, तीसरा कंप्लीट उसका टेस्ट, ऐसे ही टेस्ट के साथ साथ हम लोग चलेंगे, तभी चीजें क्लियर होंगी और तभी बातें आप लोगों को समझ में भी आएंगी। क्योंकि टेस्ट का देखिए केवल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ साथ टेस्ट देना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा उसका क्या मूल्यांकन निकला, आपने कितना सीखा, आपको कितना याद है। क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे, आप स्वयं का मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो कभी भी किसी भी परीक्षा में पास होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। और ये इस तरीके से इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के क्लास के बाद इसका पीडीएफ मैं टीम को भेज दूंगा, वो आप लोगों को प्रोवाइड करा देगी। और कल फिर हम लोग अपने कक्षा 6 के एनसीईआरटी के साथ शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक करते हुए और धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया टेक्स्ट वगैरह के साथ में। ठीक है, और भी आज भी थोड़े कम बच्चे हैं, क्योंकि कल से और लोग भी आएंगे, तो वो लोग खैर आज का रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे। तो कल वाले में फिर हम लोग जब पहला टॉपिक शुरू करेंगे तो डिस्कस के साथ पूरे मैप वगैरह के साथ देखते हुए वो भी करेंगे। और कल के क्लास के बाद मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, तो डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं अनाप। अगर आपको कुछ भी सिलेबस से संबंधित या यूपीएससी की तैयारी से संबंधित अगर कोई प्रश्न जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये जो है आज हमने बेसिकली अपने सिलेबस पे फोकस किया कि हमें क्या क्या पढ़ना है एंशिएंट इंडिया में, मिडिवल इंडिया में और मॉडर्न इंडिया में, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट 11th और 12th का है। कल से अपनी जो कक्षा 6 से लेकर के चलेगा एनसीईआरटी, तो क्लास 6 से कल से फिर हम लोग शुरुआत करेंगे फिर। तो चलिए, आज आप अच्छे से सिलेबस समझ गए होंगे। कल हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। पहला चैप्टर जो बुक है क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारे अतीत, उसके पहले चैप्टर की, जिसका नाम है कब क्यों और कहां। तो चलिए फिर कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।